हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेरिस में चल रहे प्रदर्शनों के बारे में, जहां पर लोग भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, अपनी सरकार के खिलाफ भी गुस्से में हैं और वो नारा लगा रहे हैं कि नेटो से फ्रांस को बाहर निकल जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि नेटो और फ्रांस के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसके चलते लोग ये प्रदर्शन करने पे उतर आए और वहां पर इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों की जो घटनाएं हैं उन पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि यूरोप के ज्यादातर लोग जो हैं आजकल थोड़ा गुस्से में हैं, परेशान हैं। ये सब परेशानियों का जो सबब है वो हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक मैसिव क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हुआ पेरिस फ्रांस की सड़कों पर, जिन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, लेट्स गेट आउट ऑफ नेटो। ऑब्वियसली ये फ्रेंच में था, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दैट मींस लेट्स गेट आउट ऑफ नेटो, की नेटो से आप बाहर निकलिए, नेटो के चंगुल से बाहर निकलिए। तो ये लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे थे, हाथों में फ्रांस के झंडे थे, रेजिस्टेंस का बैनर था, और साथ ही इनकी डिमांड थी कि जो एमेनुअल मैक्रोन, अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो रिजाइन करें। जैसा कि हमें नॉर्मल तौर पर देखने को मिलता है, जब भी प्रदर्शन होते हैं इस तरह के रोष प्रदर्शन, तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो चली जाए और कोई दूसरी सरकार जो है वो सत्ता में आ जाए। साथ ही इस सब का फायदा ऑपोजिशन पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। और ऑब्वियसली अब यहां पर आपको बताना चाहिए कि हमारे पास ये जो नेटो के खिलाफ ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है, इस सब में हमारे पास लीडर कौन है। तो आपको बता दूं कि फ्रांस में इस समय ऑपोजिशन को लीड कर रही हैं फ्रेंच की फार राइट लीडर मरीन ली पेन, ठीक है। और इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये सत्ता में आती हैं तो ये क्या करेंगी, ये मिलिट्री कमांड जो है नेटो उसको छोड़ देंगी। ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये यूएस जिस ग्रुप को लीड करता है नेटो। अब बार बार हम जिस नेटो के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके खिलाफ अभी प्रदर्शन हुआ, जिसके बारे में हमारे पास मरीन ली पेन क्या कह रही हैं कि वो इस ग्रुप को छोड़ देंगी, ये है क्या। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, नेटो के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, जब हमारे पास दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विश्व में बहुत सारे देशों ने बहुत कुछ सीखा। इस युद्ध से जो समीकरण है पूरे विश्व में वो बदल गए। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को आजादी भी मिली। फ्रांस और यूके जैसी कंट्रीज को अपने बहुत सारे उपनिवेश छोड़ने पड़े। इसके बाद क्या हमें देखने को मिलता है कि 1947 में, अब देखिए, दो कंट्रीज जिन्होंने विश्व के ज्यादातर देशों को उपनिवेश, अपनी कॉलोनीज बनाया हुआ था, यूके और फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर 1947 में एक समझौता किया, डिफेंसिव पैक्ट किया, जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ डनकिर्क। अब ये जो डिफेंसिव पैक्ट था ये हुआ, आगे चलकर इसी को एक्सपेंड किया गया 1948 में इसी एक ट्रीटी के थ्रू, ट्रीटी ऑफ ब्रसल्स बेल्जियम में ट्रीटी हुई, जिसमें बेनेलक्स कंट्रीज बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग भी शामिल हो गए। यानी कि 5 कंट्रीज ने एक डिफेंसिव पैक्ट बना लिया। आगे चलकर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1949 नेटो एग्जिस्टेंस में आया। नेटो मींस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री शामिल हुई जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ में कनाडा, इटली, पुर्तगाल, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब कंट्रीज में शामिल हो गई। वेस्ट जर्मनी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। आपको बता दूं कि आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी कोई आर्मी नहीं है। जी हाँ, आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी खुद की कोई आर्मी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आज की डेट में नेटो के टोटल 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। कोई भी नया मेंबर तभी जुड़ सकता है जब बाकी के सभी मेंबर्स हाँ में जवाब दें। यानी कि ये कलेक्टिवली काम करने वाली एक संस्था है नेटो, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है, आपको देखने को मिलेगा अभी के समय में। और जीन स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल है। यानी कि फिर से मैं बता दूं कि नेटो 1949 में एग्जिस्टेंस में एक संस्था, जिसका हेडक्वार्टर आपको ब्रसल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा, और इसके टोटल 30 मेंबर कंट्रीज हैं राइट नाउ। अब सवाल ये उठता है, ये करती क्या है। ये कलेक्टिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने अटैक कर दिया तो सभी के सभी मेंबर कंट्री जो है उसके खिलाफ अटैक करना शुरू कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, अब यूक्रेन जो है, जिसके ऊपर रशिया ने हाल ही के दिनों में अटैक किया, अगर वो नेटो का मेंबर होता तो क्या होता, तो समीकरण बिल्कुल बदल जाते। बाकी सभी कंट्रीज वचनबद्ध थी, एक आप समझ सकते हैं कि बाउंडेड थी कि वो क्या करें, वो यूक्रेन की हेल्प करें। लेकिन अभी किसी ने यूक्रेन की हेल्प नहीं करी, क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो समीकरण बिल्कुल बदल गए होते।
तो यहां पर नेटो 1949 में एग्जिस्टेंस में आया, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये 1949 में जिन 3 पॉइंट्स को लेकर कहा गया कि एग्जिस्टेंस में आया था, वो 3 पॉइंट्स भी समझ लीजिए। डेटरिंग द सोवियत एक्सपेंशन, सोवियत यूनियन से कहीं ना कहीं सबको डर था, तो उसके एक्सपेंशन को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए 1949 में बना। फॉरबिडिंग द रिवाइवल ऑफ नेशनलिस्ट मिलिटरिज्म इन यूरोप, यूरोप में एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए करना भी इस ग्रुप का कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव था। एनकरेजिंग यूरोप पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स को लेकर नेटो जो है 1949 में अमर्ज हुआ। फिर अब हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। अगर आपने स्टार्टिंग में स्लाइड देखी हो तो यहां पर इन्होंने क्या कहा था कि, हाँ जी, मरीन ले पेन ने क्या कहा कि शी वुड वंस अगेन लीव द मिलिट्री कमांड। अब वंस अगेन, अब जो वर्ड आपको फोकस करना पड़ेगा, इन्होंने कहा ये फिर से, हाँ जी, नेटो को छोड़ देंगे। अब सवाल ये उठता है फिर से का मतलब क्या, इससे पहले भी नेटो को फ्रांस छोड़ चुका है? तो आंसर है यस। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं यहां पर 1996 में क्या हुआ, फ्रांस डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द नेटो। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, फ्रांस स्टार्टिंग से एक ऐसा कंट्री है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, और साथ ही वो एक डोमिनेटिंग कंट्री है पूरे यूरोप में। तो हो क्या रहा था कि यूएस और यूके मिलकर ग्रुप को लीड कर रहे थे और फ्रांस को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। तो इसके चलते फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यूके और यूएस दोनों कंट्रीज के हेड्स को लेटर लिखा, जिसको किसी ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसके चलते फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो नेटो को छोड़ देंगे, और 1996 में फ्रांस ने नेटो को छोड़ दिया और कहा कि हमारे देश में नेटो के जितने भी बेसिस हैं उनको खाली कर दिया जाए। तो इसके चलते नेटो के जितने भी बेसिस थे हमारे पास फ्रांस और उसके एरियाज में, उन सबको खाली कर दिया गया। लेकिन आगे चलकर समीकरण फिर बदले, सिस्टम फिर बदला, और हमारे पास अप्रैल 2009 में फ्रांस ने फिर से नेटो को ज्वाइन कर लिया। फ्रांस ने फिर से नेटो को ज्वाइन कर लिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो हमारे पास समय है 1966 का, जहां पर जो है नेटो को छोड़ने के लिए फाइनल सिग्नेचर जो है वो होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब करंट सिनेरियो में आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि फ्रांस जो है वो फिर से नेटो को ज्वाइन कर चुका है और फिर से छोड़ने की बात कर रहा है। 2009 में फ्रांस जो है वो ज्वाइन कर चुका है, लेकिन वो फिर से बात कर रहा है कि वो नेटो को छोड़ सकता है, क्योंकि वहां के लोग ऐसा चाहते हैं। अभी ऑल दो हमारे पास एमैनुअल मैक्रोन ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है, लेकिन वहां के लोग और जो अपोजिशन पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अभी आपको जो महत्वपूर्ण चीज पता होनी चाहिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन का जो कारण है वो भी नेटो है। एक्चुअली क्या हुआ, देखिए बच्चों, कि पहले ये जो कंट्रीज आपको ज्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे बेलारूस है, यूक्रेन है, ठीक है, रोमानिया है, बुल्गारिया, ये सब कंट्रीज जो थे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये कंट्रीज अलग हो गए। उसके बाद नेटो ने क्या किया, नेटो ने अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू किया। नेटो ने अपना, अब ध्यान सुनिएगा, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन शुरू कर दिया। अब ये जो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ, इससे कहीं ना कहीं रशिया जो था वो गुस्से में था, और हद तो तब हो गई जब आपस में बातचीत के बाद भी एक्सपेंशन नहीं रुका। अब यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो को ज्वाइन कर ले। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू कलर में जो कंट्रीज हैं वो नेटो के मेंबर हैं। स्वीडन और फिनलैंड ने अपना जो प्रपोजल है वो नेटो के पास भेज दिया है, और जल्दी ही ये भी नेटो के फुल फ्लेज मेंबर बन जाएंगे। ये अपकमिंग मेंबर हैं। तो 30 मेंबर्स जो थे, जैसा कि मैंने बताया, अभी राइट नाउ 30 मेंबर्स हैं नेटो के। और इसमें हमारे पास जो लेटेस्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया था वो था रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया। जो 30th मेंबर बना था इन दोनों से पहले वो था रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया। तो यहाँ पर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के चलते रशिया जो था वो गुस्से में था, और इसी के चलते कि कहीं कल को यूक्रेन भी नेटो का मेंबर ना बन जाए। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो यानी कि नेटो और रशिया बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देंगे। अभी तक क्या है, बेलारूस जो है वो रशिया का फ्रेंडली कंट्री है, और इस तरह से आप देखिए कि यहां तक बॉर्डर जो है वो नहीं पहुंचता। ओल्दो इस्टोनिया, लातविया जो है सॉरी इस्टोनिया और लाटविया दोनों नेटो के मेंबर हैं, और यहां से नेटो और रशिया का बॉर्डर जो है वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस सब से यूक्रेन के मेंबर बनने से सारे जो सिस्टम था वो चेंज होने वाला था। तो रशिया ने इस सब के चलते यहाँ पर पहले तो यूक्रेन को वार्निंग दी, जब उसे लगा कि कुछ नहीं होगा तो अल्टीमेटली वॉर डिक्लेयर होती हुई हमें दिखाई दी। तो ये हमारे पास करंटली नेटो के मेंबर्स हैं, और ये बॉर्डर हमें
कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं रशिया को इस कॉन्फिडेंस में लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आगे नए मेंबर्स को ऐड ऑन नहीं करेंगे। लेकिन जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनते ही जो है कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो रशिया के साथ गेन किया गया था, वो सब जो एक तरह से रिलेशन बिल्डअप किया गया था, वो सब गड़बड़ा गया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, नेटो जो है वो एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। जैसा कि भारत भी अपने पड़ोसी मुल्कों से अपनी रक्षा के लिए हर साल डिफेंस पे बहुत सारा पैसा खर्च करता है। तो यहां पर आप देखिएगा कि ऑब्वियसली इसमें सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए है, तो यूएसए का एक्सपेंडिचर इसमें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप 2022 में परसेंटेज ऑफ जीडीपी में देखें कि किस कंट्री ने अपनी जीडीपी का कितना परसेंट नेटो के एक्सपेंडिचर में खर्च किया, तो यू विल सी कि टॉप पोजीशन पे आपको यूएस ही मिलेगा 3.47। फिर उसके बाद हमारे पास यूके, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि दोनों कंट्रीज टॉप लेवल पर हैं। तीसरे नंबर पर जर्मनी और फोर्थ पे यहां पर आपको मिल जाएगा फ्रांस। लगभग फ्रांस ने अपनी जीडीपी का लगभग 2% जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है नेटो के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये फ्रांस के लोगों को चुभ रही हैं, मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि जो अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं नेटो के ऊपर या नेटो के प्रोग्राम्स के लिए, वो हमें अपने देश के इकोनॉमिक हित के लिए खर्च करनी चाहिए, अपने देश को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए खर्च करनी चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे पास कोविड और यूक्रेन वॉर के चलते हमारे पास क्या हुआ है कि प्राइस राइज हुआ है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस सब के बीच जो है सिचुएशन आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है। तो ये जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जो नेटो वॉर मॉन्गरिंग है कि कहीं ना कहीं लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, और कहीं ना कहीं देखें तो ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर है उसके लिए नेटो भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। तो नेटो और उसकी पॉलिसीज, तो ये बोलते हैं, ये प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इसकी वजह से इकोनॉमिक डिसरप्शन होती है, एनर्जी और हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। देखिए एनर्जी और हेल्थ रिस्ट्रिक्शन, देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि यूरोप बहुत बड़े लेवल पर रशिया से एनर्जी परचेज करता है, ठीक है, रशिया से बहुत बड़े लेवल पर गैस जो है उसकी सप्लाई यूरोप में होती है। अब इससे यूरोप का जो सिस्टम है विंटर्स में वो चलता है, इंडस्ट्री को एनर्जी मिलती है। अब ये जब सप्लाई होल्ड होगी तो कहीं ना कहीं यूरोप को हाई प्राइसेस पे गैस खरीदनी पड़ेगी, इससे यूरोप के इंटरेस्ट जो है वो सफर होंगे। अभी आप देखिएगा जब विंटर्स आएंगे तो विंटर्स में गैस कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, घरों को गर्म रखना पड़ता है। जैसे हमारे भारत में एसी चलते हैं तो यहाँ पर घरों को गर्म रखने के लिए गैस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा बच्चों कि हमारे पास द अनरेस्ट कम एज फ्रांस इंक्रीजिंगली स्ट्रगल कॉप विद द ऑनगोइंग एनर्जी क्रंच, एक ऑनगोइंग एनर्जी क्रंच जो है वो उसको झेल नहीं पा रहे। यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज हैं, साथ में अब आप देखिए कि नेटो और यूरोपियन यूनियन हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है जो मिलकर एक साथ काम करते हैं। नेटो से कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, तो नेटो ने हमारे पास जब यूरोपियन यूनियन को सैंक्शंस के लिए कहा तो यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे सैंक्शंस इंपोज कर दिए। अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने, सोचने वाली बात यह है कि सारा का सारा जो इशू है वो यूएस, रशिया और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन प्राइस पे करने के लिए आप देखिएगा कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज को भी आगे आना पड़ रहा है। मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। आप देखिए रशिया ने अपने सोल्जर्स को कई सारे बॉर्डर एरियाज में भेज दिया है जब से यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है, और इवन साथ ही बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को हमारे पास अवेलेबल कराया है यूक्रेन को, जिससे कहीं ना कहीं जो खर्चा है, जो बर्डन है वो वहां के आम नागरिकों के ऊपर पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर वो अपने हित का, आप दूसरों की मदद तब कर पाओगे जब पहले आप खुद की मदद करोगे। तो ये कहीं ना कहीं सोच जो है वो यूक्रेन के नागरिकों की चलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कहने के लिए नेटो बहुत कुछ कह रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन रशिया ने यूक्रेन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। काफी हद तक जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी कल परसों 120 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर, लेकिन यहां पर नेटो कुछ ग्राउंड लेवल पर स्टेप लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यूक्रेन एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहां पर उसी का नुकसान है, क्योंकि रशिया ने जिन एरियाज को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर किया है यूक्रेन की, वहां पर बहुत बड़े लेवल पर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे रशिया अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। लेकिन इस सब पूरे सिनेरियो में जिस कंट्री को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है वो और कहीं नहीं, वो सिर्फ यूक्रेन है। तो आई गेस यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि चल क्या रहा है। इसी के चलते आपको मैं बता दूं कि यूरोप जो है वो हमारे पास जो सैंक्शंस जो रशिया पे लगाए गए हैं उसकी वजह से लाइवलीहुड को, जैसा कि मैंने बताया कि लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है। और इसके चलते जो हमारे पास दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको एक मुद्दा मिल गया है इलेक्शंस के लिए, और हमारे पास
अब पूरे के पूरे यूरोप का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। आप सोच के देखिए, पूरे यूरोप का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज आगे चलकर नेटो से पुल आउट कर सकते हैं, साथ ही यूरोपियन यूनियन से भी पुल आउट करने की बात चल रही है। जैसे कि ब्रेक्सिट हुआ था कुछ समय पहले, अभी हमारे पास कुछ बैनर देखे गए फ्रिक्सिट के। जी हाँ, आपने टर्म सही सुनी, फ्रिक्सिट, दैट फ्रांस को यूरोपियन यूनियन छोड़ देना चाहिए। ऐसी भी डिमांड यूरोपियन यूनियन से मतलब फ्रांस के अंदर से उठने लगी है कि फ्रांस को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इस सब के चलते हमें देखने को मिल सकता है कि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा फ्रांस जो है, सॉरी, पूरा का पूरा जो यूरोप है, वो वहां पर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन देखने को मिल सकती है। यूरोप जो एक दूसरे के साथ मिलकर अभी तक काम कर रहा था, वहां पर भी कुछ हमारे पास डिस्टेबिलिटी हो सकती है इस सब के चलते। और आपको बता दूं कि फिर से रिकॉल करा दूं कि अभी जो हमारे पास पूरे यूरोप को सबसे मेन गैस सप्लाई करने वाली जो पाइपलाइन थी, जो रशिया से हमारे पास यूरोप तक, जर्मनी तक जाती है और जर्मनी से फिर पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो है नॉर्ड स्ट्रीम। इस पाइपलाइन में हमारे पास अभी लीकेज देखने को मिली है, और ये लीकेज जो है वो विंटर्स तक सही नहीं होने वाली, यानी कि आने वाले टाइम में यूरोपियंस विल सफर। ठीक है, और ये गैस सप्लाई जो है वो गैसप्रोम करती है, जो रशिया की एक जानी मानी कंपनी है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में यूरोप के अंदर एक नई प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल क्राइसिस तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं, महंगाई तो ऑलरेडी ऑन गोइंग है, लेकिन अब कुछ नई दिक्कतें भी हमें देखने को फ्यूचर में मिल सकती हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।